So we just can't stop celebrating Financial Freedom Carnival this time through the AIF route. So let's get started. Before we get started, just a clear disclaimer, in case if I show you some portfolios related to AIFs or something, so it's only and only for information purposes, please do your due diligence before investing into any of the financial asset classes because they are subject to market risk. Okay, with that the spirit in mind, let's get started. So AIF, alternate investment funds, यदि किसी के पास एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा है आफ्टर योर बेसिक इन्वेस्टमेंट्स, बेसिक नीड्स आर डन, आपने म्यूचुअल फंड्स ले लिए हैं, बॉन्ड्स ले लिए हैं, आपके पास अपने इंश्योरेंसेस पूरे हैं एंड आपके पास सरप्लस पैसा आता है, देन दिस कैन बी द गेम चेंजर. जब हम कोई रियल एस्टेट लेते हैं या हम कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं लाइक इन रियल एस्टेट या कोई गाड़ी में या अपने बच्चों के लिए एफडी करा लेते हैं या कोई पॉलिसी करा लेते हैं और ये सोचते हैं कि 10 15 20 साल बाद काम आएगा, देन अगर कुछ ऐसी सोच है जहाँ पे आपको 7 साल 8 साल 10 साल का टाइम होराइजन है, 1 2 3 5 10 करोड़ रुपए हैं, then AIF can be that best alternative to whatever you were doing earlier. So let's drill down as to what AIF means and what are AIFs. तो ये way back 10-15 साल पहले की बात है, 2012-13 की, जहाँ पे AIFs were introduced and क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, let's talk about it. So it stands for alternate investment funds. They are privately pooled investments, vehicles, very sophisticated investors के लिए होते हैं, generally high net worth individuals, institutional investors and somebody who's seeking diversification beyond the traditional equity and debt asset classes, थोड़ा सा हटके जिनको चाहिए होता है. And obviously the good part is it is regulated by SEBI, so that's always that clean image which you can think of when it comes to AIF as well. सो तीन टाइप के या तीन कैटेगरी के AIFs होते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3. कैटेगरी 1 एंड 2 जनरली यू कैन से नॉट सो फेमस इन द रिटेल सेक्टर, बट कैटेगरी 1 में जहाँ पे आप स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो या सोशल वेंचर फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. कैटेगरी 2 में प्राइवेट इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, फंड ऑफ फंड्स, रियल एस्टेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. सो 1 एंड 2 में जनरली टिकट साइज कैन बी इवन 25 lakhs, बट जनरली जो AIF होता है वो 1 करोड़ से शुरू होता है, विच इज दिस इज द फेमस मोस्ट फेमस कैटेगरी, विच इज कैटेगरी 3, जहाँ पे हेज फंड्स, डेरिवेटिव बेस्ड प्रोडक्ट्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग फंड्स एंड कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट होती हैं. बट अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, जहाँ पे लिस्टेड इक्विटी जो आप लोग और हम लोग जिस पे विश्वास करते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा क्लीनर यू कैन से विजन रहता है, दैट इज कैटेगरी 3, जहाँ पे आप लिस्टेड इक्विटी में कर सकते हो. आजकल कैटेगरी 3 में अनलिस्टेड इक्विटी का भी फ्लेवर आने लगा है. So this is where the minimum ticket size of 1 crore comes into picture, कि आपके पास 1 करोड़ तो कम से कम होना चाहिए. एंड देन ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन सर्विस प्रोवाइडर वो 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ भी मांग सकता है. मेन बेनिफिट्स जो इन्वेस्टर को मिलते हैं, ऑब्वियसली डाइवर्सिफिकेशन मिलता है. कोई कहता है कि मेरे को स्टार्टअप्स में, अनलिस्टेड स्टॉक्स में करना है, तो जनरली उनको समझ में नहीं होता है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिलती है कि कहाँ पे करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए. तो थ्रू द AIF रूट्स, क्योंकि एक फंड मैनेजर होता है, एक टीम होती है, वो आपके बिहाफ पे अच्छे स्टॉक्स या अच्छी कंपनीज जो अनलिस्टेड स्पेस में है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. जाहिर सी बात है, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है, हाई रिस्क हायर रिटर्न के चांसेस रहते हैं. यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी आपको, यू वुड हैव हर्ड के मैंने, मतलब somebody who invested in the pre IPO stage or in the unlisted stock at the rate of say x rupees, और वो 100x हो गया, 200x हो गया, 10x हो गया, 20x हो गया, तो that's the kind of access you get to those kind of sectors, those kind of stocks or those kind of, you can say, deals when it comes to AIFs. AIF fund managers, they have the access or the privilege to invest in those unlisted stocks or unlisted companies in the pre-IPO stage and so on and so forth. And obviously needless to say that they are highly skilled and they are professional fund managers, तो कहीं ना कहीं रिस्क को भी ध्यान में रखते हुए आपको अच्छा रिटर्न दिलवाते हैं. एलिजिबिलिटी टू इन्वेस्ट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट एज आई टोल्ड यू जनरली 1 करोड़ एंड अबव रहता है. इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स, LLPs, ट्रस्ट, NRIs, फॉरेन नेशनल्स आर ऑल्सो अलाउड टू इन्वेस्ट इन AIFs. आजकल गिफ्ट सिटी के थ्रू भी AIFs प्रमोट होते हैं, तो आप डॉलर टर्म्स में भी गिफ्ट सिटी के थ्रू, जो गुजरात में हैं, आप इंटरनेशनल एक्सचेंज के थ्रू भी AIFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं. जनरली टिकट साइज जनरली वहाँ पे 1.5-2 करोड़ का होता है अगर आप डॉलर टर्म्स में देखोगे, बट डायरेक्टली डॉलर टर्म्स में भी एज अ फॉरेनर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या अगर आप NRI हो, बाहर हो, तो आप गिफ्ट सिटी के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो डॉलर टर्म में, जहाँ पे यू नीड नॉट कन्वर्ट
your dollar into INR and lose that depreciation in case if you believe that USD is going to rise forever against the rupee. So that is also one possibility. एंड ऑब्वियसली इट्स कंप्लायंट फ्रेंडली, सब कुछ आजकल डिजिटल हो जाता है, इसमें भी डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है. सो क्या स्टेप्स चाहिए? अगेन आपको गोल्स डिफाइन करने हैं, राइट AIF कैटेगरी कौन सी आपके लिए सही है, सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं है, कंप्लीट KYC डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, यू नीड टू बी कमिटेड इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल. तो इसमें अच्छी बात या बुरी बात क्या है, इसकी 1 करोड़ तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, बट अपफ्रंट आप 10 लाख से भी शुरू कर सकते हो, 30 से भी कर सकते हो, 50 से भी कर सकते हो. तो डिफरेंट फंड मैनेजर्स, डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स गिव यू डिफरेंट फ्लेक्सिबिलिटीज. तो आप 10 लाख 10 लाख 10 लाख की SIP 10 बार करा सकते हो. आप 50 lakhs अब 50 lakhs बाद में, या ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंड मैनेजर और द कंपनी और द सर्विस प्रोवाइडर भी कर सकते हो, विच मीन्स 35 35 30 जैसे जैसे फंड मैनेजर को लगता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस, वो आपसे फंड मांग सकता है. बट वंस यू हैव कमिटेड 1 करोड़ देन यू नीड टू पे दैट 1 करोड़ अनटिल लेस कुछ प्राइवेटली विद इन द फंड हाउस या विद इन द सर्विस प्रोवाइडर वो कोई दूसरा आपके बिहाफ पे कोई इन्वेस्टर ढूंढ ले, बट दैट इज लाइक अ टफ थिंग, सो डोंट गेट इनटू दैट. And once you are invested, then it is a close monitoring which you need to do. Fund managers के calls होते हैं and वो आपको अपडेट करते रहते हैं. एंड हाई टिकट है तो 3 5 7 10 साल का होराइजन मांगते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है AIFs में. टैक्सेशन 1 and 2 में वर्सेस 3 में क्या होता है, इसके 1 and 2 में कहीं ना कहीं पास थ्रू, विच मीन्स के इन्वेस्टर लेवल पे उनको टैक्स देना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द एसेट क्लास. जनरली एट जो भी इन्वेस्टर का एक तरीके से मान लीजिए इनकम टैक्स ब्रैकेट होता है, उसी हिसाब से जो भी गेन्स हुए हैं वो उसको उस हिसाब से इनकम टैक्स देना पड़ता है. कैटेगरी 3 में द गुड पार्ट इज इट इज द इंटायर मान लीजिए 1 करोड़ पे डाले और वो कुछ साल बाद 2 करोड़ हो गए, तो आपको जो 2 करोड़ मिलेंगे वो 100% टैक्स फ्री मिलेंगे. इट डजंट मीन कि आपका टैक्स नहीं लगा है, टैक्स लगता है मगर एट द फंड लेवल, विच मीन्स के जो भी कैटेगरी 3 में इन्वेस्ट करेगा तो एट द फंड लेवल जब भी वो रिडीम कर रहा है, स्विच कर रहा है, तो जो भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग रहा है वो फंड अपने पास से ही, ऑब्वियसली आपके फंड से ही पैसा काट के फंड लेवल पे ही टैक्स दे देता है गवर्नमेंट को, और आपको टैक्स की वो भी दे देता है कि देखो मैंने टैक्स दे रखा है. बट द गुड पार्ट है, एंड दैट इज वाई ऑल द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स like to invest in these AIF कैटेगरी 3, बिकॉज जब उनको पैसा मिलता है कुछ सालों बाद, 1 करोड़ का मान लीजिए 5 करोड़ मिला, 2 करोड़ मिला, 3 करोड़ मिला, 10 करोड़ मिला, तो वो पूरा का पूरा 100% टैक्स फ्री होता है. तो दे डोंट नीड टू गेट इनटू दैट टैक्सेशन बिट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ये वाला नहीं मिल रहा, वो वाला नहीं मिल रहा है. एंड दैट इज वाई दीज HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, लाइक इट. तो एज अ इन्वेस्टर इफ यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज, देन AIF इज दैट गो टू प्रोडक्ट फॉर यू. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली इलिक्विडिटी रिस्क है, क्योंकि जिन आजकल तो खैर AIFs ऐसे आने लगे हैं जो आपको लिक्विडिटी भी देते हैं, डे 1 से दे देते हैं. इट मे नॉट कम विद सम एग्जिट लोड, कोई 3% 2% 1% का एग्जिट लोड होता है. एंड दैट इज वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक विथ योर फंड मैनेज, विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड प्रोफेशनल कि विच AIF इज द बेस्ट सूटेड. It's almost a 11 lakh करोड़ की इंडस्ट्री, and it is actually the fastest growing industry, AIFs, as compared to PMS, AIF and म्यूचुअल फंड्स. अगर देखोगे तो AIF सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है. वॉलेटिलिटी ज़रूर रहेगी, मैनेजर परफॉर्मेंस मायने रखता है, तो यू शुड ऑल्सो हैव अ क्विक चेक ऑन दी मैनेजर परफॉर्मेंसेज. 2020 से 2025 के बीच में हुआ क्या है इसकी, एनीबडी टू एवरीबडी, एंड हुएवर द फ्रेश फंड मैनेजर्स केम इन, ओपन देयर AIF की दुकान और मे बी AIF services, so they would have outperformed the other peers who are 10 15 20 years old in the market. So do not only chase performances or do not only chase returns of the last 3 5 years, because it can be misleading. So please be very very careful in terms of choosing the best AIF for yourself. And obviously evolving SEBI regulated changes hote rehte hain, so one needs to keep a track of that and see how it impacts your fund. सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल केस 1 में लाइक अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर AIF होता है तो वो थोड़ा सा जनरली मोर स्टेबल माना जाता है, कम पैसा मिलता है बट ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है. जहाँ पे प्राइवेट इक्विटी AIF होता है तो जनरली आपके पास होराइजन यहाँ पे 10 से 12 साल है, तो यहाँ पे 5 से 7 साल का होना चाहिए. हायर रिटर्न्स मिलते हैं, हायर रिस्क मिलते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा कम रिस्क, कम यू कैन से रिटर्न मिलता है, बट ऑब्वियसली द रिस्क इज ऑल्सो लेसर बिकॉज इट इज बैक्ड बाय इट्स लाइक बैक्ड बाय सम मॉर्टगेज या वैसे मान लीजिए, तो थोड़ा सा इजी रहता है.
जहाँ तक आपको एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, सेबी रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस, रिस्क फैक्टर्स, स्ट्रैटेजी, एग्जिट टाइमिंग्स क्या हैं उनकी, फी स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी प्रोविजंस क्या है, मैं कितना बार पैसा निकाल सकता हूँ, कब निकाल सकता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं व्हेन इट कम्स टू एआईएफ्स। तो इसलिए वी ऑलवेज रिकमेंड के गो थ्रू अ प्रोफेशनल, बिकॉज इफ यू डू थिंग्स बाय योर सेल्फ, see if you're talking directly to a fund manager of a AIF, so he may not be, or they may not be the right people to tell you everything. When you going through a financial advisor, तो वो आपके बिहाफ पे एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ड्यू डिलिजेंस कर देता है या बन जाता है, एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट द इंसेप्शन से, इट्स अबाउट दैट जर्नी ऑफ 3, 5, 7, 10 years। द फंड मैनेजर के ऊपर एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी आपके साथ, he or she acts as that सारथी, acts as that partner, wealth partner, to check and to overlook what's happening in your AIFs, and also on your behalf looks after the calls, conference calls, the changes, and in case if it is impacting you, informs you well in advance, in case अगर आपसे छूट जाए, because 3, 5, 7, 10 साल की बात होती है। सो ओवरऑल बेसिकली अगर आप देखोगे, AIFs इज अ वेरी 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 गुड टूल when it comes to making that next big return. Again, it's very simple। अगर कोई 1 करोड़ पे डाल सकता है, उसको तभी डालने चाहिए जब उसको वो 1 करोड़ पे कम से कम 5-10 साल बाद के, इनफैक्ट 10 साल बाद चाहिए, चाहिए ही नहीं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, या नेक्स्ट जनरेशन के लिए चाहिए, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग AIF is। And if you only have 1 crore, it is not suggested. Probably when your net worth is 5-10 crores and above, then you should think of a AIF. And obviously, once your net worth crosses 10 crores, then let me tell you, AIF becomes a must in your portfolio। जिनके पास की जिनकी net worth 10 करोड़ से ऊपर है और उनके पास AIF नहीं है, let me tell you, you're missing one big opportunity। So go grab your hands on some good AIF। So that was a little bit from our side on AIF। So financial freedom through AIF कैसे करते हैं, उसके लिए you can go ahead and book a strategy call with us by clicking the link below। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या जहाँ से भी आप देख रहे हो ये वीडियो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। गो हेड, बुक अ कॉल विद अस, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू and understand your needs, your goals, and make you understand or give you that best appropriate AIF suited for your needs and for your future. Till then, namaskar and Jai Hind. Thank you.